डार्विन नाम के एक बुजुर्ग हुए, एवोल्यूशन नाम की एक थ्योरी दे गए, क्रमिक विकास, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 10वीं के विज्ञान में ये सब आपने सुना होगा। क्रमिक विकास के लिए जरूरी है कि जीवन आगे बढ़े। इसी का नतीजा है कि हर जानवर, हर जीवित शय रिप्रोड्यूस करना चाहती है, बच्चे जन्मना चाहती है। चूंकि इंसान भी एक जानवर ही है, इसलिए रिप्रोडक्शन की ये बेसिक ड्राइव हमारे अंदर भी है। हालांकि हम इंसान इस मामले में प्रकृति से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अखबार का एंटरटेनमेंट वाला पन्ना पलटने के शौकीन हैं तो खबरें सुनी होंगी आपने। अमुक सेलिब्रिटी ने अपने स्पर्म फ्रीज करा लिए हैं, महिला हो तो कहेंगे एग्स फ्रीज करा लिए हैं। फ्रीज कराने का मतलब भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेना, ताकि भविष्य में जब चाहें तब बच्चा पैदा कर ले। विज्ञान की भाषा में इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ये बच्चे पैदा करने वाली नई आधुनिक तकनीकों में एक है और ये तमाम तकनीकें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART नाम के एक अम्ब्रेला के अंडर आती है। चूंकि इस तकनीक के कई पेचीदा पहलू है, इसलिए 2021 में ART एक्ट नाम से एक कानून भी पास हो चुका है। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर केरला हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला दिया। मामला कुछ यूं था कि एक महिला अदालत पहुंची। महिला के पति एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती थे, गंभीर स्थिति में थे और कुछ बोल सकने की हालत में भी नहीं थे। उनकी जान कभी भी जा सकती थी। ऐसे में महिला चाहती थी कि उनके पति के स्पर्म प्रिजर्व करने की इजाजत दी जाए। कानूनन स्पर्म लेने के लिए लिखित स्वीकृति की जरूरत होती है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पर्म लेने की इजाजत दे दी। इस केस की रोशनी में आज के एपिसोड में हम जानेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पर्म और एग कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं और भारत में इसे लेकर कानून क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में जटिल सब्जेक्ट्स को आसानी से समझाने वाला हमारा रोजाना का कार्यक्रम। आमतौर पर बच्चा पैदा करने का सीधा तरीका होता है पुरुष और महिला का संसर्ग। हालांकि कई बार कई कोशिशों के बाद भी जब बच्चा पैदा नहीं हो पाता, लोग मेडिकल साइंस की मदद लेते हैं और मदद के ऐसे तमाम साइंटिफिक तरीकों को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 की माने तो ART में कई तकनीकें शामिल हैं, मसलन गैमेट डोनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF, जेस्टेशनल सरोगेसी और क्रायो प्रिजर्वेशन। ये तकनीकें कैसे काम करती है, एक एक कर समझ लेते हैं। पहले बात गैमेट डोनेशन की। गैमेट किसी जीव के रिप्रोडक्टिव सेल को कहते हैं। इंसान के मामले में पुरुषों के गैमेट्स को स्पर्म कहते हैं, जबकि महिला के गैमेट्स को एग्स कहा जाता है। गैमेट का मतलब समझ आने के बाद गैमेट डोनेशन का अर्थ सरल हो जाता है। कोई पुरुष अपना स्पर्म डोनेट करे, विकी डोनर माफिक, या कोई महिला अपने एग्स डोनेट करे तो उसे गैमेट डोनेशन कहते हैं। गैमेट डोनेशन के बाद बच्चा पैदा करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। कौन से हैं ये 2 तरीके, जानते हैं। पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस तरीके में पुरुष के स्पर्म्स को महिला के गर्भाशय में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज हो जाए। जबकि दूसरा तरीका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। आम भाषा में IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह दिया जाता है। इसमें महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म का फर्टिलाइजेशन लैब में कराया जाता है। फिर इससे बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। IVF के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है महिला की ओवरी में अंडों की ग्रोथ को बढ़ाना। नेचुरली महिला की ओवरी में कई सारे अनडेवलप्ड अंडे होते हैं, इन्हें ओसाइट्स कहते हैं। हर महीने एक अंडा डेवलप होकर ओवरी से बाहर निकलता है। IVF के लिए इंजेक्शन और दवाएं देकर एक बार में ज्यादा अंडे डेवलप करके उन्हें मैच्योर किया जाता है। इसके बाद अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। दूसरा चरण होता है फर्टिलाइजेशन। इसमें पुरुष के स्पर्म और महिला के एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है। तीसरा चरण होता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण का ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार होता है उसे तीसरे या 5वें दिन महिला के गर्भाशय में प्लांट कर दिया जाता है। ART में शामिल तीसरी तकनीक का नाम है जेस्टेशनल सरोगेसी। सरोगेसी का आमतौर पर मतलब है बच्चे का किसी दूसरी महिला की कोख में जन्म लेना। सरोगेसी कई प्रकार की हो सकती है,
मसलन एक महिला के गर्भाशय में यदि किसी पुरुष के स्पर्म डाले जाए, इसमें चूंकि एग्स बच्चा पैदा करने वाली महिला के ही हैं, इसलिए महिला का बच्चे से एक जेनेटिक रिश्ता होता है। ऐसे ही और प्रकार भी होते हैं, सभी की बात हम नहीं करेंगे। जेस्टेशनल सरोगेसी को समझिए कि जिस महिला की कोख से बच्चा पैदा होता है उसका बच्चे से कोई जेनेटिक संबंध नहीं होता। इस तरीके में स्पर्म और एग को आईवीएफ के तरीके से फर्टिलाइज कर सरोगेट महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। चूंकि स्पर्म और एग दोनों किसी और के हैं, इसलिए महिला का बच्चे से कोई जेनेटिक संबंध नहीं होता। जेस्टेशनल सरोगेसी के बाद चलिए अब उस तकनीक की भी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र केरला हाई कोर्ट वाले फैसले में हुआ। इस तकनीक को कहते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन यानी स्पर्म या एग्स या भ्रूण को फ्रीज कर देना ताकि भविष्य में वो काम आ सके। फ्रीज करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं विट्रिफिकेशन। इसके लिए स्पर्म, एग्स या भ्रूण को क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट के नाम के एक तरल पदार्थ में मिलाया जाता है ताकि कोशिकाओं यानी सेल्स पर बर्फ न जमे। इसके बाद स्पर्म, एग्स, भ्रूण को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं और इन्हें -196.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा करने से स्पर्म, एग्स, भ्रूण को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि भ्रूण उसी जैविक आयु में रहते हैं जिस पर उन्हें फ्रीज किया गया, यानी मसलन 15 साल के बाद भी अगर आप भ्रूण को उपयोग में लाएं तो उसकी उम्र उतनी की उतनी ही रहेगी। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने सामान्य समझ के लिए आसान भाषा में ये सब तरीके बताए हैं। चूंकि मामला मेडिकल प्रोसीजर का है, इसलिए हर चीज़ में डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना ज़रूरी है। तमाम तकनीकी डिटेल्स जानने के बाद अब चलिए समझते हैं कि केरला हाई कोर्ट के फैसले से एआरटी की मदद से बच्चा पैदा करने के नियमों पर क्या असर पड़ सकता है। भारत में एआरटी तकनीकों के सही इस्तेमाल के लिए जो कानून है उसका नाम है एआरटी एक्ट 2021। इसके अलावा सरोगेसी के नियम के लिए एक और कानून है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। केरला वाले मामले में कोर्ट के सामने एआरटी एक्ट के चलते एक पेचीदा स्थिति खड़ी हुई। सबसे पहले एआरटी के कुछ प्रावधानों को समझ लेते हैं। 21 से 55 साल के पुरुष और 23 से 35 वर्ष के बीच की महिलाएं गैमेट, पुरुष के केस में स्पर्म और महिलाओं के केस में एग डोनेट कर सकती हैं। महिला के केस में सिर्फ एक बार डोनेशन किया जा सकता है। डोनेशन के बाद भी एक डोनर के गैमेट किसी एक पक्ष को ही दिए जा सकते हैं, यानी किसी महिला का या पुरुष का गैमेट एक ही पार्टी को दिया जा सकता है। पार्टी शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि गैमेट लेने वाला कोई दंपत्ति भी हो सकता है या कोई सिंगल महिला भी। एआरटी एक्ट में एआरटी की मदद कौन ले सकता है, इसके भी नियम हैं। 21 से 50 की उम्र की महिलाएं और 21 से 55 वर्ष के पुरुष एआरटी की मदद ले सकते हैं। 50 वर्ष से ऊपर की महिला को विशेष परिस्थिति में ही मंजूरी दी जाएगी। किसे इजाजत नहीं है ये भी समझ लेते हैं। सिंगल पुरुष, चाहे बैचलर, विधुर या डिवोर्सी, होमोसेक्सुअल कपल, ट्रांसजेंडर व्यक्ति या अविवाहित जोड़े एआरटी के तहत एलिजिबल नहीं है। शादी के 1 साल बाद ही आप एआरटी की हेल्प ले सकते हैं, इससे पहले नहीं। इन तमाम पहलुओं के अलावा एआरटी में एक ज़रूरी प्रावधान ये भी है कि किसी की लिखित मंजूरी के बिना उसका स्पर्म या एग नहीं लिए जा सकते। इस आखिरी प्रावधान के चलते ही केरला का मामला दिलचस्प बनता है, क्योंकि इस मामले में हुआ ये कि व्यक्ति दुर्घटना के चलते मंजूरी देने की हालत में नहीं था, जान भी जा सकती थी। ऐसे में उसकी वाइफ ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि चूंकि पति की मृत्यु हो सकती है इसलिए स्पर्म प्रिजर्व करने की मंजूरी दे दी जाए, जबकि लिखित परमिशन नहीं थी। ऐसे में कोर्ट के सामने एक पेचीदा स्थिति खड़ी हुई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया जाए। ये बात एआरटी एक्ट के खिलाफ मालूम पड़ती है। हालांकि कोर्ट ने फिर भी इजाजत दी। क्यों? इसके लिए आपको इसी मामले से जुड़ा एक और फैसला जानना होगा। जनवरी 2023 में केरला हाई कोर्ट ने एआरटी एक्ट से ही जुड़ा एक और मामला सुना था, उस पर सुनवाई की थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने पिटीशन डाली थी कि एआरटी एक्ट के प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता की दलील थी कि एआरटी एक्ट में अपर एज लिमिट है, यानी एक उम्र के बाद आप एआरटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि संविधान का आर्टिकल 21 हमें राइट टू रिप्रोड्यूस का अधिकार देता है। कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था, परिवार बढ़ाना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, इसलिए सरकार को एआरटी एक्ट की अपर एज लिमिट के मामले में दोबारा सोचना चाहिए। इस फैसले से कोर्ट का नजरिया समझ सकते हैं। हालिया मामले में कोर्ट ने कहा
चूंकि इस मामले में वैधानिक प्रावधान का अभाव है, इसलिए हम स्पर्म स्टोर करने की मंजूरी देते हैं। आसान भाषा में बताएं तो कोर्ट के अनुसार ART एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बताए कि दंपति में से कोई अगर एक असक्षम हो तब क्या किया जाए। इसलिए हम इसमें पत्नी के पक्ष को अंतरिम रिलीफ देते हुए स्पर्म निकालने की परमिशन देते हैं। चूंकि मामला काफ़ी पेचीदा था, इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात जोड़ते हुए कहा, स्पर्म निकाले जाने तक ठीक है, लेकिन अगले आदेश तक उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ART एक्ट में इसकी मनाही है। दुनिया के स्तर पर ART एक बड़ा मुद्दा है। जापान जैसे देशों में फर्टिलिटी रेट 1.2 तक गिर चुका है, जबकि जनसंख्या मेंटेन रखने के लिए 2.1 फर्टिलिटी रेट की ज़रूरत होती है। भारत में फिलहाल फर्टिलिटी रेट 2 से ऊपर है, लेकिन हालिया सालों में ART के तरीकों की मांग बढ़ी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2.8 करोड़ दंपत्ति ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। इनमें से लगभग 1% यानी 28 लाख दंपत्ति बच्चा पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीकों की मदद लेते हैं। 20 से 25% IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तरीके की मदद लेते हैं, जबकि लगभग 1% लोग ऐसे हैं जो सरोगेसी की मदद लेते हैं। ये तमाम चीज़ें ART के अंतर्गत आती हैं। ART से जुड़े कोर्ट के फैसले का हजारों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश थी कि आज आपको इस सब्जेक्ट का पूरा तिया पाचा समझाए। अंत में जाते जाते आपको इसी सब्जेक्ट से जुड़ा एक ट्रिविया बताते हैं। ऊपर हमने आपको क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के बारे में बताया। जानते हैं इंसानों में इससे पहला सफल प्रयोग, मतलब इसका पहला सफल प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। कौन थे ये सवाल पूछना पड़ता है। ये बात अपने आप में शर्मिंदगी की है, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने भारत में पहली बार IVF तकनीक, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं, की शुरुआत की थी। दुनिया में क्रायो प्रिजर्वेशन का पहला सफल परीक्षण भी डॉक्टर सुभाष ने ही किया था। वे मानव भ्रूण को 53 दिनों तक शरीर के बाहर प्रिजर्व करने में सफल रहे थे। हालांकि उन्हें कभी इन चीज़ों का श्रेय नहीं मिला तो अंत में बस एक गुमनामी की मौत। इस ट्रिविया के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।